गरीबों का खाना था। काला पीला सा कुछ पता नहीं किस चीज से बना है। असलियत में इसका सामान बस कॉकरोच थे, लेकिन गरीब लोग फिर भी छीना झपट्टी करके इसे हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। मजबूरी थी, दिन में उन्हें बस यही एक वक्त का खाना मिलता था। यह भविष्य की घटना है जहाँ सभी लोग एक लगातार चलती हुई ट्रेन में कैद हैं। पीछे वाले डिब्बों में लोगों की हालत बेहद खौफनाक है। सालों से नहाना तो दूर, पानी तक नसीब नहीं होता। जितना आगे बढ़ो उतना अमीर लोग रहते हैं। सबसे आगे के लोग तो कुछ करते ही नहीं, बस दिन रात ऐशो आराम में डूबे रहते हैं। वहीं पीछे के डिब्बों में लोग तो खाना तक सही से नहीं पा पाते। यही वजह है कि वो विद्रोह छेड़ते हैं। लेकिन जब कोई विद्रोह असफल होता तो उसका एक ही अंजाम होता, हाथ को ट्रेन की खिड़की से बाहर निकाल देना, जहाँ तापमान -100 डिग्री से भी नीचे है। कुछ ही पलों में हाथ पूरी तरह जमकर बेकार हो जाता। विद्रोह को दबाते दबाते 17 साल बीत चुके थे। सैनिकों की गोलियां कब की खत्म हो चुकी थी। लोग लोहे के डिब्बे उठाकर दरवाजे बंद करने लगे। उनके पास खोने को कुछ नहीं था। वे आजादी के लिए लड़ रहे थे। बिना गोलियों वाले सैनिक उनका मुकाबला कर ही नहीं पा रहे थे। अगला डिब्बा एक जेल था। यह जेल बड़ी अजीब थी, जैसे लाशों का कमरा हो। यहीं पर नायक को एक कोरियन एक्सपर्ट मिला। वह हर डिब्बे का दरवाजा खोल सकता था। उसने पास रखी अलमारी से अपनी बेटी को आजाद किया। कहा जाता था कि यह लड़की दरवाजे के पार देख सकती है। नायक ने इस विशेषण के साथ एक नशे वाली चीज देकर सौदा किया, जिसकी गंध किसी को भी लती बना देती है। अगला डिब्बा था जहाँ गरीबों का खाना तैयार होता था। नायक ने खुद देखा और उसे सच पता चला कि यह खाना कॉकरोच से बना होता है। वही कॉकरोच का पेस्ट जिसे वो लोग पिछले 17 साल से खा रहे थे। उसके बाद का डिब्बा बहुत अहम था। यह था वाटर सप्लाई बॉक्स। इसे जीतने के बाद उनके पास सौदेबाजी की ताकत आ गई। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, वहाँ दर्जनों नकाबपोश आदमी खड़े थे, हाथों में कुल्हाड़ियां लिए। विद्रोहियों ने सोचा कि ये अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हैं, पर जल्द ही समझ आ गया कि असली खेल क्या है। अगले ही पल ट्रेन एक अंधेरी टनल में घुस गई। नकाबपोशों ने नाइट विजन चश्मे पहन ली। अब यह एक तरफा कत्लेआम था। विद्रोही अंधेरे में बेबस थे। मैनेजर मुस्कुराते हुए देख रहा था। हालात बदतर हो रहे थे। तभी कुर्तिस ने आग का इशारा किया। एक छोटे लड़के ने माचिस जलाकर मशाल जलाई। फिर सबने एक एक करके मशालें पकड़ी। रोशनी फैलते ही विद्रोहियों का हौसला बढ़ गया। उन्होंने दुश्मनों को धक्का देकर पीछे धकेल दिया, लेकिन दुश्मनों की फौज आ ही रही थी। कर्टिस ने आगे बढ़कर मैनेजर को काबू में कर लिया। तभी यह खूनी जंग थमी। दोनों तरफ का नुकसान बहुत भारी था। उसके बाद उन्होंने इस पल को यादगार बनाने के लिए दीवार पर एक पेंटिंग बनाई। जब अगला डिब्बा खोला गया तो सब दंग रह गए। अंदर फलों का बाग था, गरीबों के डिब्बों की गंदगी और इस आलीशान बाग में जमीन आसमान का फर्क था। फिर वे पहुंचे एक एक्वेरियम कैरेज में। यहाँ तरह तरह की मछलियां पाली जाती थी, जिन्हें देखकर अमीर लोग मजा लेते और इन्हीं से उनका खाना भी बनता। यहाँ तक कि सुशी तक परोसा जाता। मैनेजर भी इन्हें खाने को ललचाया, लेकिन कुर्तिस ने उसके हाथ में प्रोटीन बार कॉकरोच वाला थमा दिया और कहा, जानते हो ये क्या है? मैनेजर ने डरते डरते एक कौर लिया और घिन से कांप उठा। अगला डिब्बा था अमीरों का फूड स्टोरेज। इसमें मुर्गी, बत्तख, मछली और तरह तरह के जानवर जिंदा पाले जाते थे। फिर सब एक स्कूल नुमा जगह पहुंचे। यहाँ अमीर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जबकि गरीबों के बच्चे तो अंधेरे डिब्बों में जी रहे थे। यहाँ अमीर बच्चों को सिखाया जा रहा था कि विल्फर्ड ही उनका मसीहा है और गरीब लोग सिर्फ आलसी जानवर हैं। मैनेजर डर गया कहीं कर्टिस उसे मार न डाले, इसलिए वह तुरंत गरीबों की तारीफ करने लगा। लेकिन शिक्षिका ने पढ़ाना जारी रखा। विल्फर्ड ने ही यह ट्रेन बनाई थी। 40,000 किलोमीटर लंबी पटरी पर यह ट्रेन हर साल पृथ्वी का एक चक्कर लगाती थी। 17 साल से लगातार चल रही है। इसने कयामत के वक्त बहुत से लोगों को बचाया था। यही वजह थी कि उसे मसीहा माना जाने लगा। लेकिन सच यह था कि उसने इस ट्रेन को 2 हिस्सों में बांट दिया था, एक स्वर्ग और एक नर्क। तभी एक गंजा आदमी आया, हाथ में ट्रॉली लेकर। उसने सबको अंडे बांटे, यहाँ तक कि कर्टिस और बाकी गरीबों को भी। लेकिन अंडों में एक गोली बुलेट छिपी थी, जिसमें एक नोट भी रखा था। अचानक उस गंजे ने बंदूक उठाई और गोली चलानी शुरू कर दी, यहाँ तक कि वह मासूम दिखने वाली शिक्षिका भी, जिसने तुरंत बंदूक निकालकर विद्रोहियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सबको गोलियां लगी और वे गिर पड़े, लेकिन एक टैटू वाले लड़के ने तेजी से चाकू फेंककर उस औरत को मार गिराया। विद्रोहियों ने हालात फिर संभाल लिए। तभी स्क्रीन पर अचानक बदलाव हुआ। वहाँ एक बॉडीगार्ड हाथ में पिस्तौल लिए दिखा, जिसने सबके सामने ही एक बूढ़े आदमी को मार डाला। और यह बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि यह बूढ़ा आदमी दरअसल इन निचले तबके के लोगों का लीडर था। यह विद्रोह बेहद खूनी साबित हुआ। लगभग सारे लोग अमीरों के हाथों मारे गए। गुस्से से भरे कुर्तिस ने मैनेजर को बिना झिझक मार डाला। गम के बाद सब लोग आगे बढ़ते रहे। पीछे वाले डिब्बों से आगे का नजारा वाकई हैरान कर देने वाला था। यहाँ डेंटिस्ट थे, अलग से टेलर शॉप्स थी, अमीर औरतें आराम से बाल बनवाने का मजा ले रही थीं। रेस्टोरेंट, कैफे, सब कुछ मौजूद था। जब अमीरों ने विद्रोहियों को देखा तो उनके चेहरे पर हैरानी और हिकारत दोनों झलकने लगी। वे सोच में पड़ गए, ये गरीब आखिर कैसे यहाँ फर्स्ट क्लास कैरेज तक पहुँच गए। उसी वक्त वह बॉडीगार्ड जिसने पहले बूढ़े लीडर को मारा था वापस आ गया। उसने ट्रेन के मोड़ का फायदा उठाकर गोली चलानी चाहिए। कर्टिस और उसके बीच जमकर भिड़ंत हुई, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण कोई भी जीत न पाया। बॉडीगार्ड ने गुस्से में पीछा किया। जब वह वहाँ पहुंचा तो विद्रोही पहले ही गायब हो चुके थे। गुस्से में उसने अंधाधुंध गोलीबारी की और गलती से एक अमीर को ही मार डाला। वह पूरी तरह पागल हो चुका था। इधर कर्टिस और उसके साथी अचानक सामने आकर उससे भिड़ गए। काफी मशक्कत के बाद ही उन्होंने उसे दबोचा। लड़ाई में कर्टिस घायल हो गया। महिला भी बुरी तरह जख्मी हुई। मरते दम उसने कर्टिस से अपने बेटे को ढूंढने की विनती की। अब गुस्से में भरे कर्टिस समेत
केवल 3 लोग आगे बढ़े। वे पहुंचे एक डांस हॉल जैसे डिब्बे में। अमीर लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नाच गाना कर रहे थे, लेकिन कुर्टिस और उसके साथी उन पर ध्यान दिए बिना सीधे आखिरी डिब्बे की ओर बढ़ गए। यही वह जगह थी जहां विलफोर्ड मौजूद था, लेकिन इस दरवाजे को खोलना आसान नहीं था। यहाँ तक कि कोरियन एक्सपर्ट भी इसे जल्द नहीं खोल सकता था। इसलिए उसने कहा इसे उड़ाना ही होगा। हालांकि उसके पास बम था, लेकिन उसका इरादा इस दरवाजे को नहीं बल्कि बगल वाले दरवाजे को उड़ाने का था। असल में सालों से उसने देखा था कि बाहर की बर्फ पिघलने लगी है। पहले जो हवाई जहाज का मलबा 10 सालों तक पूरी तरह बर्फ में दबा था, अब उसका ढांचा और पंख साफ दिखाई देने लगे थे। इसका मतलब था कि अब इंसान ट्रेन के बिना भी बाहर जिंदा रह सकता है। लेकिन कुर्टिस इसके खिलाफ था। वह बोला बाहर जिंदा रहना अनिश्चित है, कम से कम ट्रेन में खाना पानी तो है। तभी अचानक पहले बच्चों को चुराने वाली मोटी औरत बाहर आई। उसने गोली मारकर कोरियन एक्सपर्ट को गिरा दिया और बम छीन लिया। उसके बाद कर्टिस को कहा विलफर्ड तुमसे मिलना चाहता है। कर्टिस शंका में उसके साथ अंदर गया। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। यही था विलफर्ड, कथित मसीहा, असल में बस एक बूढ़ा इंसान था। विलफर्ड ने कर्टिस को खाने पर बुलाया। फिर उसने कहा ट्रेन को अमीर गरीब में बांटने का कारण संतुलन है। इतने लोगों के लिए खाना पानी काफी नहीं है, इसलिए आबादी कम करनी पड़ती है, यहाँ तक कि अमीरों में से भी। असल में बूढ़ा लीडर उसका दोस्त था, एक आगे से और एक पीछे से। दोनों मिलकर विद्रोह रचते थे ताकि आबादी घटे, लेकिन कर्टिस ने इनकार कर दिया। उसे याद था जब खाने को कुछ नहीं था तो उस बूढ़े ने अपनी बाह और पैर कटवाकर सबको खिलाया था ताकि लोग जिंदा रह सकें। बाद में ही अमीरों से प्रोटीन बार आया और नर भक्षण खत्म हुआ। विलफर्ड ने एक फोन लगाया। तुरंत मशीनगनों की आवाज आई। विद्रोही फिर से मारे जा रहे थे। कर्टिस को सच्चाई समझ आई। उसका पूरा विद्रोह अमीरों का खेल था। नोट्स भी विलफर्ड ने ही भेजे थे। विलफर्ड चाहता था कि अब कर्टिस उसकी जगह ले और ट्रेन संभाले। यह बात सुनकर कर्टिस दंग रह गया। इतनी कुर्बानियों के बाद यह एक इनाम था। उधर बाहर अराजकता मच चुकी थी। लड़की ने दरवाजा खोल दिया और बम वापस ले लिया। वह कर्टिस के पास पहुंची और माचिस मांगी, लेकिन कर्टिस ने उसे धक्का दे दिया। क्या वह सच में अगला विलफर्ड बनने वाला था? तभी लड़की ने फर्श पर गड़बड़ी देखी। नीचे देखा, वहाँ वे बच्चे थे जिन्हें पहले चुराया गया था। उन्हें इंजन में कैद कर काम कराया जा रहा था, क्योंकि केवल छोटे शरीर वाले ही अंदर जा सकते थे। कुर्टिस को सच्चाई का एहसास हुआ। उसने गुस्से में विलफोर्ड को गिरा दिया, फिर इंजन को रोकने के लिए हाथ लगा दिया और माचिस लड़की को पकड़ा दी। उसने ठान लिया अब सब बाहर जाएंगे, चाहे मौत ही क्यों न हो। इसी बीच एक छोटा लड़का इंजन में घुस गया। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे आत्मा ही निकल गई हो। लड़की ने बम जला दिया, लेकिन दरवाजा ठीक उसी वक्त जाम हो गया। कर्टिस और कोरियन एक्सपर्ट ने मिलकर लड़की और छोटे लड़के को बचा लिया। वे चाहते थे कि अगली पीढ़ी जिंदा बचे। भारी धमाके के साथ पूरी ट्रेन चिथड़े चिथड़े हो गई। 18 साल से सोई हुई बर्फीली पहाड़ियां कांप उठी। सब कुछ राख हो गया। काफी देर बाद ट्रेन रुकी। कर्टिस और कोरियन एक्सपर्ट मारे गए, लेकिन उनके बचाव में लड़की और छोटा लड़का बच गए। दोनों बाहर निकले। यह उनके जीवन का पहला मौका था जब उन्होंने बाहरी दुनिया देखी। हवा उतनी ठंडी नहीं रही। तभी उनके सामने एक पोलर बियर आया। यह इस बात का सबूत था कि धरती ने खुद को फिर से संभालना शुरू कर दिया है। चाहे इंसान कितनी भी गलतियां करे, पृथ्वी हमेशा नए जीवन को जन्म दे सकती है, और जो मिटता है वह केवल एक सभ्यता होती है। मानव के बाद भी नई सभ्यता फिर से जन्म लेगी।